हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक। दिस इज न्यू चैनल स्टार आर्ट्स। हाँ, ये चैनल है ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए, आईएससी बोर्ड के लिए। आपने कहा और हमने बनाया। और आज बारी है पहले ही चैप्टर की हिस्ट्री की, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। जब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म तो आपको आईसीएससी आपके क्लास 10th के हिस्ट्री का एक चैप्टर याद आ जाता है जो इसी नाम से है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो चलिए, उससे बहुत अलग है ये चैप्टर और बहुत डिटेल में है ये चैप्टर। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में जब तक एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलेगा उस तक करेंगे, और सेकंड पार्ट में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। और अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हैं मेरे नए रॉक स्टार्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, तो एक रिक्वेस्ट है, ये नया चैनल है और बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके प्यार के ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। और मुझे भी आपसे ढेर सारा लाइक्स, प्यार और कमेंट्स चाहिए। याद रखिएगा, और लेसन्स बनाने की एनर्जी तभी आएगी जब आपका प्यार, आपका लाइक्स मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पार्ट से। तो जब हम ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की बात करते हैं तो भारत जब गुलाम था तो ऐसा नहीं है कि कोई एक देश था उस समय, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। हां, तब जो आज हम भारत का मैप देख रहे हैं, इंडिया का मैप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से नहीं था, बल्कि इससे बड़ा था और अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। मान लेते हैं राजस्थान में राजपूत रूल कर रहे थे, तो हैदराबाद में निजाम रूल कर रहे थे, कश्मीर में राजा गुलाब सिंह रूल कर रहे थे। तो अलग अलग हिस्सों में, हाँ, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजा रूल कर रहे थे। और छोटे से छोटा मतलब राज्य जो था वो अपने आप को ही एक कंट्री मानता था। देश प्रेम, पूरे भारत जो मेरा है, ऐसा प्रेम तब नहीं था। अंग्रेज आए, भारत को उन्होंने पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जीत लिया और एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अर्थात पूरे देश को एक साथ एक सूत्र में उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और क्योंकि अब भारत के अनेक हिस्सों में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बढ़ चुके थे, आना जाना, रेलवे नेटवर्क, टेलीग्राफ सिस्टम, ये सब आ चुका था, तो हम इंटरकनेक्टेड हो गए थे। हम जान पा रहे थे कि वो अंग्रेज जो हमारे राज्य का दुश्मन है, वो दूसरे भी राज्यों में हमारे जैसे ही भारतवासियों को दंड दे रहा है, सजा दे रहा है, और जिसकी वजह से पूरे देश में उनके लिए नफरत और आपस में एक प्रेम की भावना जगी। एंड दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो एक दिन में नहीं आया। अंग्रेज लगभग 200 साल भारत में राज्य किए, तो 200 सालों में उनके प्रति धीरे धीरे उनके अत्याचार को सहते सहते, कभी वो कश्मीर पर अत्याचार करते, तो कभी आसाम में करते, कभी यूपी में करते, तो अलग अलग जहां जहां अंग्रेज नियम कानून अपने बना रहे थे, लोगों पे प्रताड़ित कर रहे थे, मार रहे थे, जेल में ले जा रहे थे, इससे देश के लोगों के अंदर उनके प्रति खून खौल रहा था और उन्हें उसका दुश्मन सिर्फ एक दिखाई दे रहा था, और वो था अंग्रेज। तो इससे देश प्रेम बढ़ता चला गया। तो चलिए समझते हैं इस पार्ट में कि 1905 और उससे पहले का दौर, जब हम अंग्रेजों के अंडर में गुलाम थे। मैं बहुत डिटेल में इस चैप्टर को बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये सारे नोट्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ये जो नोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे हमारे ही चैनल। हमने एक टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बना रखा है, उस पे आए और ज्वाइन कर जाएं। टेलीग्राम चैनल होगा रॉक स्टार आर्ट्स। जी, आपके लिए, रॉक स्टार्स के लिए, जो क्लास 11th ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए चैनल होगा जहां पर ये सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। और आप हमारे ऐप सर तरुण रूपानी से भी, हमारा एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में जाएं और वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें और इजीली एक्सेस कर सकते हैं सारे नोट्स को। चलिए बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीरियड के टाइम की। तो हमारे भारत में भी रिनायंस आया। रिनायंस रीबर्थ वर्ड से बनाया गया है। ये एक ऐसा पीरियड था 19th सेंचुरी का जहां यूरोप में लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, लोगों ने जानना शुरू कर दिया था। चर्च की अथॉरिटीज को वो क्वेश्चन कर रहे थे, लोग किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लॉजिकल रीजनिंग, साइंटिफिक थॉट्स पर लोगों का क्वेश्चन हो रहा था। सूरज ईस्ट से क्यों निकलता है?
हम इसकी पूजा क्यों करते हैं, हम वैसा क्यों करते हैं, लोगों ने ऐसा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। वो स्टेज था रिनायंस। भारत में भी यह स्टेज आया और इस स्टेज से आने पे लोगों के माइंड, लोगों के विचारों में एक नई बदलाव, एक नई सोच डेवलप हुई। और जब भारत में रिनायंस आया तो रिनायंस के फादर, जी हां, रिनायंस के फादर है राजा राम मोहन रॉय, RRR। देखा तो उस समय भी RRR करिश्मा कर रहा था जो आज भी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, राजा राममोहन रॉय ने क्या किया, राजा राममोहन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से अंग्रेजों से लड़ाई करना शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने टाइम के गवर्नर जनरल एडम्स, जिन्होंने प्रेस ऑर्डिनेंस नाम का एक कानून बनाया था, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। उस समय जो लोकल न्यूज़पेपर्स छप रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए यह कानून बनाया गया था, प्रेस ऑर्डिनेंस। और राजा राममोहन रॉय ने इसका विरोध करने के लिए न सिर्फ उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट बल्कि किंग काउंसिल, जो कि अंग्रेजों का किंग काउंसिल था लंदन में, वहां भी उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ शिकायत दर्ज की। यह अलग बात है कि ये दोनों ही शिकायतें उनकी अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाई, अर्थात यह कानून बंद नहीं हुआ। पर राजा राममोहन रॉय ने हमें बता दिया कि कुछ कानूनी हक हम भारतीयों के पास भी है और उस कानूनी लड़ाई से हम अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था नई सोच के जनक हैं राजा राममोहन रॉय। और राजा राममोहन रॉय यहां नहीं रुके। जब उनका यह प्रयास सफल नहीं हुआ, अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने तय कर लिया कि मैं जो न्यूज़पेपर लिख रहा हूं उसको तुरंत बंद कर दूंगा। और उन्होंने जो उस समय उनका मिरात उल अकबर, ये उनका एक जर्नल था, वीकली जर्नल था जो पब्लिश करते थे, इसे उन्होंने लिखना, छापना बंद कर दिया, विरोध करने के लिए बस, क्योंकि प्रेस ऑर्डिनेंस का वो विरोध कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारे भारत में एक नई परंपरा शुरू हुई अंग्रेजों का विरोध करने की, अंग्रेजों से डट के मुकाबला करने की, बस कानूनी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। इन्होंने उस समय जो ज्यूरी एक्ट बनाया उसका भी विरोध किया, क्योंकि इस एक्ट में धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा था। तो जहां गलत है उसका विरोध करो, यह सिखाया राजा राममोहन रॉय जी ने। ऐसा नहीं कहा कि गलत का साथ दे दो, नहीं, गलत है तो गलत है। आपको ध्यान होगा राजा राममोहन रॉय ही वो व्यक्ति थे जिनके इन्फ्लुएंस में आकर के विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद कर दिया था। जी, भारत में भी अगर कुछ कमी है, हमारे ही कल्चर में, सिस्टम में कुछ कमी है, तो इसका भी, उस गलत प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया। ऐसे ही नहीं है फादर ऑफ इंडियन रिनायंस। और आपको पता ही होगा विलियम बेंटिक ने इनके इन्फ्लुएंस में आकर सती प्रथा पर कानून बना करके इस पे रोक लगा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सोसाइटीज के बारे में जानते हैं। अर्ली सोसाइटीज जो समय बनाई गई, ज्यादातर सोसाइटीज फेल हो गई और इनके फेल होने का कारण भी आपको बताने जा रहे हैं। जैसे एक सोसाइटी बनी लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये सारे जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, इस सोसाइटी को बनाया था द्वारका नाथ टैगोर जी ने। अब क्योंकि सारे लैंड होल्डर्स थे इसमें, अर्थात जिनके पास बड़े बड़े जमीन थे, जमींदार लोग थे इसके मेंबर्स, तो ये सोसाइटी भी ज्यादा चल नहीं पाई, है ना, क्योंकि इनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए बनाई गई सोसाइटी, इनके फायदे के लिए। इनको देश से, आजादी से कोई लेना देना नहीं है और अंग्रेज का विरोध कर रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। ऐसी और भी सोसाइटीज बनी, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन बनी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी। इन सब पॉलिटिकल एसोसिएशंस का कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इससे आम जनता को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा था। ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए द्वारा बनाई गई संस्थाएं थी और इनका फायदा सिर्फ अमीरों को या वो लोग जो इसके मेंबर्स थे सिर्फ उनको मिलने वाला था। देश के लिए नहीं, आजादी के लिए नहीं, इन दोनों कामों के लिए ये पार्टीज नहीं बनाई गई थी, इसीलिए ये फ्लॉप हो गई, बंद हो गई। बाद में आया 1875 में इंडियन लीग। अब ये एक ऐसा मंच था, एक ऐसा पर्पस था जहां से नेशनलिज्म जन्म लेने वाली है, यहां से देश प्रेम लोगों के अंदर भरने वाला है। और पर यह अलग बात है कि यह भी बहुत लंबे समय तक नहीं चला। 1880 में आई जब एक पॉलिटिकल पार्टीज की गैदरिंग बुलाई गई। 1880 में स्टार्ट हो गया भारत में अलग अलग राज्यों से पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाने का सिस्टम, और इसके सबसे बड़े लीडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जी हां,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये पहले इंडियन थे जिन्होंने ICS एग्जाम क्वालिफाई किया था। जी हां, इनको आसाम में पोस्टिंग भी मिल गई थी एज अ मैजिस्ट्रेट, पर वहां पर डिस्क्रिमिनेशन देखते हुए उन्होंने इस पद को कुछ ही समय में रिजाइन कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि ब्रिटिश इंटरेस्ट और मेरा इंडियन इंटरेस्ट साथ नहीं चल सकता, अर्थात मैं अंग्रेजों के गुलाम रह करके भेदभाव वाला काम तो नहीं कर सकता। उन्होंने वहां से क्या किया, अपना पद त्याग दिया, इस बड़ी पोस्ट को, मैजिस्ट्रेट की पोस्ट को त्याग दिया, और त्यागा है नहीं, साथ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अब उन्होंने तैयारी कर ली। जी हां, कह सकते हैं कि अगर इंडियन नेशनलिज्म का फ्लैग सबसे ऊंचा किसी ने उठाया तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आइए कैसे उठाया, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने मीटिंग बुलाई, नाम रखा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां पूरे भारत से हर क्लास के लोगों को, हां, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, एजुकेशनिस्ट, टीचर्स, क्लर्क्स, ऑफिसर्स, मिडिल क्लास, फार्मर्स, सबकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई कलकत्ता में 1883। यही वो कॉन्फ्रेंस है जो आगे जाकर कांग्रेस की नींव बनेगी। हां, हमारे देश में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका ये नींव, उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि यही कॉन्फ्रेंस 1885 में, ईयर याद कर लीजिए, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगी। यह अलग बात है, इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये वो पार्टी है जो इस कॉन्फ्रेंस के बाद बनाई गई, जिसमें कॉमन पीपल को, हां, कॉमन पीपल को और सारे एलाइट क्लास के लोगों को छोड़ दिया गया। पर्पस क्या था, क्योंकि इंडिया के जो उस समय देन वॉइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, उनको लगा कि एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए, एक ऐसी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो उन्हें जानकारी दे कि भारत में क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, पब्लिक ओपिनियन का जानने के लिए, ताकि कहीं पॉपुलर डिस्कंटेंट हो, अगर देश में अंग्रेजों के खिलाफ कोई विरोध हो तो वो 1857 की तरफ बगावत ना हो जाए, कोई बड़ी लड़ाई ना लड़ ली जाए। इससे पहले ही अंग्रेज क्या करें, इस पार्टी द्वारा, इस कांग्रेस पार्टी द्वारा उसको शांत कर दे। पर्पस तो यही था, इसीलिए लॉर्ड डफरिन खुद सपोर्ट कर रहे थे। हां, लॉर्ड डफरिन जो उस समय वॉइसरॉय थे, उन्हीं के ही सपोर्ट से इस कांग्रेस पार्टी को बनाया गया था। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग शुरुआत में क्या अंग्रेजों के विरोध में थे? जी नहीं। 1885 में जब यह पार्टी बनी, इसके पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। इसकी पहली बैठक की गई बॉम्बे में, और इसी बैठक में इन्होंने अपना एम्स डिक्लेयर कर दिया। उस समय कहीं नहीं बताया कि हमें स्वराज चाहिए, कहीं नहीं बताया कि हम देश आजाद कराएंगे, बल्कि टू गैदर द पब्लिक ओपिनियन उनका एक मेन मकसद था। अब शुरुआत में न कांग्रेस ब्रिटिश के खिलाफ थी और न ब्रिटिश कांग्रेस के खिलाफ थे। इवन आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड डफरिन तो उनको इनवाइट करते थे अपने वॉइसरॉय हाउस में। कई बार उनको दिल्ली आने पर लॉर्ड डफरिन जो समय वॉइसरॉय थे, कहते थे कांग्रेस के डेलीगेट्स को डिस्टिंग्विश्ड विजिटर टू द कैपिटल। देखा, अर्थात हमारी राजधानी में आए हमारे विशेष अतिथि, तो बहुत स्वागत होता था। कई बार तो उनके लिए टी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते थे लॉर्ड डफरिन। बट ये एटीट्यूड बहुत दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस भारत की पार्टी है, भारत के लोगों का विचार रखने वाली पार्टी है। तो धीरे धीरे ये अंग्रेजों से अपनी मांग करने लगेंगे। हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं, उसके खिलाफ ये लोग तो अब मांग करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए अब धीरे धीरे दोनों में क्या होने लगेगा, नाराजगी। हां, लॉर्ड डफरिन जिस सोच से इसको बनाए थे, जिस सोच से इसको बनाने में मदद दिए थे, उनकी सोच अब बदलने वाली है। अब इनको वो कहने लगेंगे डिसलॉयल बाबूज, और इवन कांग्रेस की मीटिंग्स को उन्होंने बैन करना शुरू कर दिया। हमारे इंडियंस को जो कांग्रेस के मेंबर्स बनने लगे, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश के लोग जो इस पार्टीज में आते थे, उनका जाना सबका बंद हो गया। तो धीरे धीरे कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। हां, कांग्रेस अब धीरे धीरे इंडियंस की मांग करने लगी, इंडियंस के सपोर्ट में जो इंडियन चाहते थे वैसा वो धीरे धीरे अंग्रेजों से मांग करने लगी। और अंग्रेज तो जानते ही हैं, कुछ देना हमें चाहते ही नहीं थे, तो झगड़ा तो होना ही होना है।
कांग्रेस लीडर्स जो शुरुआत के थे वो पहले ही दिन से एक्शन में नहीं आ गए कि अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी कर दो, ना ना ना। शुरुआत के जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको नाम दिया गया मॉडरेट्स। अब उसमें चाहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम ले लीजिए, अब चाहे उसमें दादा भाई नेहरू जी का नाम ले लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम ले लीजिए, फिरोज शाह मेहता का नाम ले लीजिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी का नाम ले लीजिए, ये सब थे मॉडरेट्स। मतलब वो लीडर जो कि प्रेयर, प्लीडिंग, प्रोटेस्ट के मेथड में बिलीव करते हैं, अर्थात जो भी बात मनानी है रिक्वेस्ट करो, एप्लीकेशन दो, लेटर डालो अंग्रेजों को और जाओ मनाओ अंग्रेज को, परसुएड करो हां कि प्लीज हमारी ये मांगे हैं इसको पूरी की जाए, बस इतना करना है। कोई मास मूवमेंट नहीं करना है, कोई बड़ा स्वदेशी या कोई बड़ा बाइकॉट या आंदोलन नहीं करना है, ऐसा तरीका था मॉडरेट्स का। तो मॉडरेट्स अपनी सारी मांग कानूनी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पूरी करना चाहते थे। बट अब आ रहा है एक ऐसा दौर जहां कांग्रेस की होने जा रही है बड़ी पिटाई। आइए देखते हैं इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगर मैं कहूं अंग्रेजों में सबसे खराब अगर वॉइसरॉय भारत में कोई आया तो लॉर्ड कर्जन। हां, वैसे अच्छा ही हुआ ये दुष्ट आ ही गया भारत में, क्योंकि इसने हमारे भारतीयों में लड़ाई तो पैदा जरूर कर दी पर हमें एक कर दिया, क्योंकि इनको हराने के लिए हम सब भारतवासी एकजुट भी हो गए। हां, क्योंकि अब सबका दुश्मन ये अंग्रेज लॉर्ड कर्जन है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। तो इंग्लैंड में भी बदलाव आया। इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट थी वो पहले हमें सपोर्ट करती थी। वहां की जो गवर्नमेंट थी वो लिबरल गवर्नमेंट थी, उनके लीडर थे ग्लैडस्टोन। जब इंग्लैंड में चेंज आया, लिबरल पार्टी चली गई और दूसरी पार्टी जब चुनाव जीत गई, वहां के लीडर्स चेंज हो गए, तो उनका हमारे इंडियंस के प्रति भी इंटरेस्ट चेंज हो गया। पहले वो हमें सपोर्ट कर रहे थे, हमारी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, अब नए लीडर्स आ गए और उन्होंने लॉर्ड कर्जन को हमारे देश का नया वॉइसरॉय बनाया। और लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश स्टॉन्च बिलीवर थे, अर्थात कट्टर इंपेरियलिस्ट, अर्थात इंडिया को गुलाम बनाए रखना चाहते थे, भारत को कुचल के रखना चाहते थे। वो चाहते थे इंडियंस को हमेशा दबाए रखो, इनकी किसी भी मांग को कभी पूरा मत करो, इनको कुचल के रखो, इनको लड़ाते रहो, इनके बीच में फूट डालते रहो, ये डिवाइड एंड रूल करते रहो, ताकि ये आपस में ही लड़ते रहें और कभी भी हमसे आजादी या स्वराज की मांग न करें। हां, यही चाहते थे लॉर्ड कर्जन। इनका भारत की कांग्रेस पार्टी के प्रति कोई दया, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। ये तो हेट करते थे कांग्रेस को। हां, इसकी पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी भी बताऊंगा अभी। तो उस समय जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट हुए, नाम था लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन। ये भी कांग्रेस के खिलाफ थे। इन्होंने बल्कि लॉर्ड कर्जन को सजेस्ट भी किया। क्या सजेशन दिया? आइए, पहला कि फाइंड करो, पता लगाओ कौन से ऐसे राजा हैं, कौन से ऐसे राजकुमार हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, और ऐसे राजकुमारों का नाम आप नोट करो और उनको बता दो कि अंग्रेजों को पता है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो। और तो और उनको ऑनर करो, उनको मदद करो, उनको डिस्टिंक्शन दो जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं उनको आप क्या करो, बढ़ावा दो। देखा, ये पॉलिटिक्स है अंग्रेजों की। कितने धूर्त, कितने चालाक, कितने कनिंग भेड़िए की तरह हैं हम अंग्रेज। हमारे पहले खड़ा करते हैं, एक तरफ पहले कांग्रेस को खड़ा करते हैं अपनी लालच के लिए कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन जाए जो उनको सलाह दे, देश में कोई बड़ा विरोध ना हो पाए, इसीलिए। और यहां जब ये पार्टी अपनी मांग कर रही है तो अब इसी को गिराने के लिए ये तरीके लगा रहे हैं। और भेजा गया किसको? लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन को सजेशन देके भेजा गया और क्या कहा गया? टू एक्सरसाइज अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर एजुकेशन, इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्स्ट बुक। क्योंकि देश एजुकेशन से चलता है। अगर देश की एजुकेशन सिस्टम आपके कंट्रोल में आ जाएगी तो वहां के युवा, वहां के लीडर्स सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। इसीलिए तीसरा तरीका था कि एजुकेशन सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लो, और ऐसा हुआ भी। लॉर्ड कर्जन ने वही सब किया जो उन्हें जॉर्ज हैमिल्टन ने सजेस्ट किया। देखिए, मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं क्या क्या लॉर्ड कर्जन ने किया। कितना खराब आदमी था लॉर्ड कर्जन, देखिएगा। सबसे पहला, लॉर्ड कर्जन ने यह तय कर लिया कि कांग्रेस को तो मैं बर्बाद कर दूंगा, कांग्रेस को तो खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वैनगार्ड ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल एजिटेशन है, अर्थात अगुआ है, लीडर है। भारत में जो पॉलिटिकल एजिटेशन हो रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं, उसका लीडर है कांग्रेस। तो इस पहले लीडर को ही खत्म कर डालो। तो कैसे कांग्रेस को बर्बाद करें, कैसे देश में
परेशानी पैदा करते, आपस में ही लड़ा डाले इन लोगों को। देखिएगा कितना चालाक, कितना भेड़ियानुमा आदमी है ये। हाँ, सबसे पहले उन्होंने बनाया, हाँ, लॉर्ड कर्जन की देखिए बुराइयां शुरू। पहला एक्ट बनाया म्युनिसिपैलिटी एक्ट। क्यों? ताकि जो म्युनिसिपल में इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि ब्रिटिश ने अपना हेडक्वार्टर्स कलकत्ता को बना रखा था। जब भारत गुलाम था तो ब्रिटिश पूरे भारत को कलकत्ता से ही, हाँ, कलकत्ता से ही गवर्न करते थे। कलकत्ता उस समय देश की कैपिटल हुआ करता था। हाँ, ये ध्यान होना चाहिए आपको। 1911 में हमारी देश की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई। समझ गए? क्योंकि 1911 में अंग्रेजों ने वहां पर कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, पर तब तक 1911 तक हमारे देश की कैपिटल कलकत्ता थी। तो कलकत्ता मतलब बंगाल, बंगाल में ब्रिटिश का बहुत बड़ा ऑफिसेस था। हाँ, आपने सुना होगा विक्टोरिया मेमोरियल भी है कलकत्ता में, और आप घूम के भी आए होंगे शायद, है ना? तो महसूस किया होगा क्या आलीशान जगह है वो। हाँ, मैं वहीं की बात कर रहा हूं। तो कलकत्ता को कंट्रोल करने के लिए, कलकत्ता में इलेक्टेड मेंबर्स ज्यादा न हो पाए बल्कि ब्रिटिश मेंबर्स ज्यादा हो, कलकत्ता के कॉरपोरेशन को चलाने के लिए यह कानून बनाया गया, ताकि अंग्रेजों का पावर और बढ़ाया जा सके। इलेक्टेड मेंबर्स जिनको हम चुनते हैं, इंडियन चुनते हैं, उनकी सीट कम कर दी गई। इस तरीके से कलकत्ता कॉरपोरेशन में यूरोपियंस का, ब्रिटिशर्स का पावर और बढ़ गया। और तो और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों म्युनिसिपैलिटी एक्ट बनाया? क्योंकि जब इंडियंस, जो इलेक्टेड इंडियंस थे, जिन्हें हम चुनते थे, ये जाते थे तो ये ब्रिटिश लोगों को भी लाइसेंस पूछताछ करके देते थे। फ्रीली अंग्रेजों को लाइसेंस नहीं बांटते थे, जैसे इंडियंस के साथ करते थे वैसे यूरोपियंस के साथ करते थे। तो यही शिकायत यूरोपियन बिजनेसमैन कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी भी भारत में, चाहे वो टी की इंडस्ट्रीज हो, जूट की इंडस्ट्रीज हो, कॉटन टेक्सटाइल हो, आयरन के मिल्स हो, ये सब के मालिक इंडियंस नहीं थे। हाँ जी नहीं, ये सब के मालिक यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इन ब्रिटिशर्स का बिजनेस धक्का लग रहा था, रुक रहा था हमारे इस इंडियंस की वजह से, क्योंकि वो सबके साथ बराबर चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, लाइसेंस में डिले होने का बहाना लगा करके यह कानून बनवा लिया। अब क्या होगा? अब अंग्रेजों को कोई रोक नहीं पाएगा, जब चाहेंगे तब इंडस्ट्री खोल देंगे, उनको लाइसेंस आसान से मिल जाएगा। और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, उनको ना परमिशन मिल रही है ना लाइसेंस मिल रहा है। सारे देश में सारे बिजनेसेस का कंट्रोल और मोनोपोली यूरोपियंस के पास चला गया इस कानून से। कितनी चालाकी से लॉर्ड कर्जन ने सारी पावर उठा के क्या कर दी, ब्रिटिशर्स को दे दी। आइए, यहां पे खत्म नहीं होता है इसकी बदमाशी। उन्होंने अगला कानून बनाया यूनिवर्सिटी एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इससे क्या होगा, उस समय जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना था, क्या बहाना उन्होंने दिया, कहा कि टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। याद होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जॉर्ज हैमिल्टन ने सजेस्ट किया था कि एजुकेशन सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखना था ना। क्या करो, ग्रेटर कंट्रोल ओवर एजुकेशन करो, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस पे कंट्रोल करो, बुक्स पे कंट्रोल करो, ये सजेशन था ना। देखिए वही किया उन्होंने। क्या किया, यूनिवर्सिटी एक्ट बना दिया ताकि यूनिवर्सिटी में जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनकी संख्या कम हो जाए। जो इंडियन मेंबर्स हैं, जो इस यूनिवर्सिटी को कंट्रोल कर रहे थे, चला रहे थे, उनकी संख्या यहां पे कम भी कर दी, ताकि फिर से यूरोपियंस यहां पे ज्यादा हो जाएं और पूरा यूनिवर्सिटी किसके अंडर में आ जाए, यूरोपियंस के अंडर में आ जाए। तो कितनी चालाकी से कानून बना करके भी अंग्रेजों ने क्या किया, हमें सताया, हमें परेशान किया। यहां पे बात खत्म नहीं होती है, अभी तो मेन अभी लॉर्ड कर्जन का पाप बाकी है। हां, अभी लॉर्ड कर्जन ने जो और सबसे बड़ा काम करना था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। वो इसीलिए आया ही था कि भारत में फूट डालो, इंडियन लोगों के बीच में जो प्यार विश्वास है, अलग अलग धर्मों के बीच में है, इसको तोड़ो बांटो, इनको लड़ा डालो आपस में। और जब ये आपस में लड़ेंगे तो हमसे आजादी की मांग नहीं करेंगे और हम परमानेंटली यहां रूल करते रहेंगे। उनका एक ही पर्पस था बस। तो इसी का एक तरीका है उनका डिवीजन ऑफ बंगाल। क्या बहाना दिया कि बंगाल बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है, बहुत बड़ी एरिया है, और इसके अंदर बिहार भी आता है, उड़ीसा भी आता है, असम भी आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन था। मैंने बता दिया, ब्रिटिश का कानून, ब्रिटिश का राज्य यहीं से शुरुआत हुई थी। हां, अंग्रेजों ने हमारे देश को यहीं से गुलाम बनाना शुरू किया था और कैपिटल भी कलकत्ता थी। तो इससे धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, कलकत्ता और बंगाल को, हां बेसिकली बंगाल को क्या करना शुरू कर दिया, डिवीजन करने के लिए एक चालाकी चली। क्या बहाना बताया कि बहुत बड़ा प्रोविंस है बंगाल, इसीलिए तो रिड्यूसिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस, है ना, साइज ऑफ द प्रोविंस,
क्या बनाया, एक शुरुआत की देखिए, आसाम को अलग कर दिया बंगाल से 1874 में। सियालहट जो कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बंगाली रहते हैं, उसको उसमें ऐड कर दिया। हाँ, बंगालियों का एक शहर है सियालहट। आइए देखें एक मैप के द्वारा, उस समय बंगाल कुछ इस तरीके से इतना बड़ा हुआ करता था। ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं बंगाल था, जिसमें उड़ीसा का पार्ट भी है, हाँ प्रेजेंट उड़ीसा का पार्ट भी है, बिहार का पार्ट भी है। अब देखिए ये रहा वेस्ट वाला हिस्सा जो कि हिंदू डोमिनेटेड बंगाल हो जाएगा, और ये ईस्ट डोमिनेटेड हरा कलर जो देख रहे हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड बंगाल हो जाएगा। यही इनकी चालाकी, यही इसका क्या है, डिवाइड एंड रूल दिखता है। लड़ाते रहो इंडियंस को और मजे लेते रहो। कहिए कैसे शुरुआत हुई, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, पूरा बताऊंगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 1903 में रिस्ले उस समय के सेक्रेटरी थे, और जब रिस्ले ने पार्टीशन का एक प्लान बनाया कि बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाए, बंगाल के टुकड़े कर दिए जाए दो, तो इस समय लॉर्ड कर्जन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। उन्होंने इस प्लान को 1903 में ही एक्सेप्ट कर लिया था। प्लान उनका नहीं है, याद रखेगा, प्लान किसका है, रिस्ले का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का। और लॉर्ड कर्जन उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के। उन्होंने तो प्लान को उसी समय ही अप्रूवल दे दिया था कि हाँ हाँ, मैंने कहा ना बहुत बुरा आदमी था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इतना चालाक था कि 1905 से पहले, जिस दिन जब वो इसका कानून बनाएगा, हाँ कानून बना करके पार्टीशन ऑफ बंगाल करेगा, उससे पहले ही उसने पूरे बंगाल में माहौल बनाना शुरू कर दिया, खुद जा करके, हाँ स्वयं वाइसरॉय होते हुए बंगाल के अलग अलग हिस्सों में गया, और वहां जाके क्या चालाकी करी। जब वो गया, आसाम में गया, ईस्ट बंगाल में गया, वो जगह जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थी, वहां गया और उनको मोबिलाइज किया। उनको कहा कि मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं मेरे मुस्लिम भाइयों, क्योंकि आपको पूरा हक नहीं मिल रहा था, और आपको आपका हक दिलाने के लिए, आपको आपका ऊंचा पद दिलाने के लिए मैं ये बंगाल और ईस्ट बंगाल और आसाम को एक करना चाहता हूं। तो मुसलमानों का उन्होंने सपोर्ट लेने के लिए ऐसा किया। इवन ढाका गए वो, हाँ ढाका इस समय ईस्ट बंगाल में है, हाँ बांग्लादेश में है, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं। तो ढाका में गया, वहां जाके लॉर्ड कर्जन ने इवन स्पीच दी, और स्पीच में पता है क्या बोला कि मेरा मकसद है लॉस्ट ग्लोरी ऑफ मुस्लिम्स को वापस लाना, मुसलमानों की जो खोई हुई जो नाम है, शोहरत है, मैं उसे वापस लेना चाहता हूं। बताइए, ब्रिटिश होकर के, अंग्रेज होकर के वो मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे थे। क्या मुसलमान उनके रिश्तेदार थे? जी नहीं, सिर्फ उनको उकसाने के लिए। ब्रिटिशर्स अर्थात लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि मुसलमान उनका सपोर्ट करे पार्टीशन ऑफ बंगाल में, ताकि हिंदू अकेले हो जाए और फिर दोनों के बीच में लड़ाई होती रहेगी, लड़ाते रहेंगे हिंदू मुसलमानों को। देखा कितना चालाक, कितना कनिंग भेड़िया है ये लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने और क्या रीजन, देखिए क्या चालाकी करते हैं, देखिए पीछे कितनी तैयारी कर रहे हैं डिवीजन ऑफ बंगाल से पहले। लॉर्ड कर्जन को एक रिटर्न नोटिस आया, मेमोरियल आया ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा, यूरोपियन प्लांटर्स द्वारा, जिनके पास बड़े बड़े टी गार्डन्स थे। उनकी बहुत सारी शिकायतें हुआ करती थी। उनमें से एक शिकायत थी कि एक बड़ा प्रोविंस बने जिसमें बंगाल और आसाम एक हो। ध्यान सुनिएगा, ईस्ट बंगाल और आसाम एक हो जाएं। मैं मैप में भी आपको दिखा देता हूं, क्यों, क्योंकि ईस्ट बंगाल और आसाम अगर एक हो जाएगा तो एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी जिससे आसाम से टी, याद रखिएगा इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी तब भी था और आज भी है, हां आज भी है। भारत की चाय दुनिया भर में बिक रही है, और वो भी आसाम की चाय। और सारे बड़े टी गार्डन्स के मालिक ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस थे। तो वो चाहते थे कि टी आसाम के गार्डन से सीधे चिटागोंग पहुंच जाए। चिटागोंग एक पोर्ट है, हाँ बांग्लादेश में, जो प्रेजेंट डे हाँ बांग्लादेश में है, जिसको हम ईस्ट बंगाल कह रहे हैं, दिखाता हूं। तो वो चाहते थे कि आसाम और ये चिटागोंग, यहां पर चिटागोंग है, ठीक है, यहां पे चिटागोंग है, यहां से यहां तक की रेलवे लाइन बने, और इससे क्या हो, उनके लिए बिजनेस करना आसान हो जाए। उनके जो गुड्स, उनकी जो चाय पत्तियां बन रही हैं, टी बन रही है, वो यहां से सीधे यहां चिटागोंग पहुंच जाए। जब चिटागोंग पहुंच जाएगा तो यहां से शिप से वो कहां चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा, वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो अपने फायदे के लिए वो लोग चाहते थे कि ईस्ट बंगाल और आसाम को क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। और आप जानते हैं ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे। वो कोई भी रेलवे लाइन, कोई भी रोड हमारे बेनिफिट के लिए नहीं बनाते थे ना, जहां उनका फायदा होता था बस वही काम करते थे। और ऐसा ही हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने कर दिया।
पर क्या उन्होंने बहाना दिया? 1905 में पार्टीशन किया तो क्या उन्होंने रीजन दिया? देखिए क्या बहाना देते हैं, हम लोग तो बहाने जानते हैं उसके। पहला उन्होंने बहाना किया कि अगर अनडिवाइडेड बंगाल होगा तो बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव नेस्टी है भाई, अर्थात उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे हम। बहाना नंबर 1, ये तो हम लोग जानते थे। बहाना नंबर 2, देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या अंग्रेजों ने बहाना दिया? कहा ईस्ट बंगाल कलकत्ता से बहुत दूर है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा प्रोविंस है, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हमारे कहां पर है? कलकत्ता में है। सो दे वर नॉट इन पोजीशन टू टैकल द ईस्ट बंगाल फ्रॉम कलकत्ता, अर्थात हमें ईस्ट बंगाल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कलकत्ता ईस्ट बंगाल से बहुत दूर है। इसीलिए 2 हेडक्वार्टर्स बनेंगे, अर्थात डिवीजन हो जाएगा, और दूसरा हेडक्वार्टर ढाका में बनेगा, एक कलकत्ता और दूसरा ढाका। हां, तीसरा क्या बहाना दिया? द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टी फ्रॉम आसाम टू कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता थोड़ा चिटागोंग से दूर है तो वहां पे कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो इसीलिए हमारे यूरोपियन प्लांटर्स का नुकसान हो रहा है, हम इसीलिए क्या कर रहे हैं? डिवीजन कर रहे हैं। देखा कितनी चालाकी से अंग्रेजों ने रीजंस दे दिए। जरा चौथा रीजन ध्यान से सुनिएगा। चौथा क्या रीजन दिया? इस रीजन को ध्यान से देखिए, अंग्रेज कितने चालाक हैं ये आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम हैं ईस्ट बंगाल के, याद रखिएगा, वेस्ट में हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटीज थी और ईस्ट में मुस्लिम डोमिनेटेड सोसाइटीज थी। क्या बहाना दिया? कि जो ईस्ट बंगाल के मुस्लिम हैं कुड नॉट अवेल प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अर्थात ईस्ट बंगाल के लोगों को न प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है और न नौकरियां मिल रही हैं, क्योंकि ये सब कुछ हिंदुओं के पास कंट्रोल में है। अरे बाप रे, कितने दुष्ट है। लड़ा दिया ना हिंदुओं मुसलमानों को अंग्रेजों ने, ये उनकी चालाकी थी। लगा दिया सारा इल्जाम हिंदुओं पे कि हिंदुओं के पास क्या है? ज्यादातर जॉब्स हैं, ज्यादातर नौकरियां हैं और पढ़ाई भी हिंदू ही ज्यादा कर पा रहे हैं। अरे भाई, हमने तो मना नहीं किया था ना। देखा अंग्रेजों ने पर लड़ा दिया मुसलमानों को हिंदूज के साथ। तो ये बहाना दिया अंग्रेजों ने कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों कर रहे हैं। अब रियल मोटिव जो हम और आप जानते हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस जानते हैं, यही रियल मोटिव था, क्योंकि बंगाल नर्व सेंटर था हमारे देश में। सारे नेशनलिज्म की जो शुरुआत है वो बंगाल से हो रही है, और जब ये नेशनलिज्म की जो आग है, जो तूफान है नेशनलिज्म का, बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रहा था, तो सबसे पहले क्या करो? वहीं पे कर्ब करो, बंगाल में ही कर्ब करो, क्योंकि यहीं से देश प्रेम पूरे देश में फैल रहा है। और तो और पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे तो बंगाली इंफ्लुएंस कम हो जाएगा, क्योंकि बंगालीज खुद ही आपस में बट जाएंगे, वो खुद माइनॉरिटी बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि रियल बंगालीज तो क्या हो जाएंगे? आपस में ही लड़ मरेंगे। ये उनकी सोच थी। और पार्टीशन से डिवीजन आएगा, धर्म के बेसिस में डिवीजन आएगा। वही मैंने कहा, पॉइंट लगभग वही है, क्योंकि मैंने बताया ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेटेड था और वेस्ट बंगाल हिंदू डोमिनेटेड। तो दोनों को लड़ाते रहो और मजे करो, फूट डालो और मजे करो। हां, उस समय जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे, असर्टिव नेशनलिस्ट 3 मेन लीडर्स थे। हाँ, मॉडरेट्स के बाद जो अगले कांग्रेस के लीडर्स आएंगे, जिनको मॉडरेट्स के तरीके पसंद नहीं आ रहे थे, हाँ, उनको प्रेयर प्लीडिंग्स के मेथड्स पसंद नहीं आ रहे थे, अर्थात वो चाहते थे कि कुछ मास मूवमेंट होना चाहिए, कुछ स्ट्रगल होने चाहिए, कुछ प्रोटेस्ट होने चाहिए, कुछ मार्च निकलना चाहिए, आम जनता को इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग थे असर्टिव नेशनलिस्ट। इनके तरीके में असर्शन था, अर्थात मांगना नहीं है, हक छीन लेना है, ऐसा सोचने वाले थे ये असर्टिव नेशनलिस्ट। कौन थे 3 बड़े लीडर? लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लीडर्स ने शुरुआत की असर्टिव कांग्रेस मेंबर्स की, असर्टिव लीडर्स की। और ये लोग फिर अब सिर्फ मनाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे नहीं अंग्रेजों को, बल्कि अपना हक मांग के रहेंगे। साडा हक एते रख, समझ गए? अब क्या था इनका फोकस? किस तरीके से वो हमारे इंडियंस में कैसे कह सकते हैं कि मास मूवमेंट कन्वर्ट करेंगे? उनमें सबसे बड़ा तरीका था उनका स्वदेशी। हां, स्व मतलब सेल्फ, देश मतलब कंट्री। तो जो हो अपने देश का हो, कोई भी चीज हम बाहर का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब बी इंडियन बाय इंडियन, ये नारा है स्वदेशी का। स्वदेशी मींस प्रोड्यूसिंग नेसेसरी आइटम्स इन वंस ओन कंट्री। जरा इस सीन को देखिए, एक बड़ा सा चरखा है जिसे भारतवासी क्या कर रहे हैं? सड़कों पे ले जाके दिखा रहे हैं लोगों को। चरखा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि हम कपड़े भारत के बने बनेंगे, अपने हाथ के बने
चरखे से बनेंगे। हाँ, गांधी जी भी आपको ध्यान होगा हमेशा चरखा चलाते थे। चरखे से बनता क्या है? सूत बनती है, तागा बनता है, और इस तागों से क्या होता है, फिर कपड़े बनते हैं, खादी बनती है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम स्वदेशी करेंगे, ठीक है ना, अर्थात यूजिंग इंडियन गुड्स मेड फ्रॉम द इंडिया एंड नॉट फ्रॉम द इंपोर्टेड गुड्स। स्वदेश, अपने देश, जो भी सामान है अपने देश का होना चाहिए, विदेशी सामानों का बहिष्कार करो। हां, ये बहिष्कार करो इसका सेकंड पार्ट है और इसका नाम आ जाएगा बायकॉट। ऐसा कहा गया है कि स्वदेशी और बायकॉट आर द टू फेजेस ऑफ द सेम कॉइन। अगर आप स्वदेशी करेंगे अर्थात अपने देश का प्रयोग करेंगे, कहीं ना कहीं आपको विदेशी चीजों का बहिष्कार त्यागना पड़ेगा। त्याग शब्द को कहते हैं बायकॉट। तो स्वदेशी एंड बायकॉट को एक कॉइन का दो हिस्सा माना गया। तिलक जी ने कहा व्हेन यू एक्सेप्ट स्वदेशी यू मस्ट बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। अब आप इस सीन में देखिए, यहां पर फॉरेन कपड़े हैं, यहां पर फॉरेन के क्लॉथ्स हैं और इस क्लॉथ को आग लगाई जा रही है। इस क्लॉथ को लोग जला रहे हैं, आग लगा दिए इस कपड़ों को। देखिए विदेशी कपड़े हैं यहां पर, ये सारे लोग खड़े हुए हैं और इस विदेशी कपड़ों को जला रहे हैं। ये दिखाने के लिए अंग्रेजों को कि अब हम आपके टेक्सटाइल्स का यूज नहीं करेंगे, आपके फॉरेन मेड गुड्स का यूज नहीं करेंगे। इसी का नाम है बॉयकॉट। और क्या मूवमेंट था, और क्या तरीका था? और तरीका था नेशनल एजुकेशन। हमने डिसाइड किया कि हम फॉरेन के बने कानूनों के बनाई यूनिवर्सिटीज पे नहीं पढ़ेंगे, विदेशी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर भी क्या पढ़ाया जा रहा था? ब्रिटिश सिस्टम की पढ़ाई कराई जा रही थी। इंडियंस को बाबूज बनाया जा रहा था, हां, कल्चरल गुलाम बनाया जा रहा था। लॉर्ड मैकॉले जिन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को हमें भारत में इंट्रोड्यूस किया, हां, इंग्लिश पढ़ाने को हमारे देश में कंपलसरी कर दिया। उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को सोचा कि हमें ब्रिटिश कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो क्लर्क चाहिए वो इसी एजुकेशन सिस्टम से आए। इसके लिए उन्होंने हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। तो अब नेशनलिस्ट लीडर्स ने, असर्टिव लीडर ने सोचा, तय किया कि हम अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस बनाएंगे। और इसी के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया कलकत्ता में। और नाम सुनिए, पचियप्पा नेशनल कॉलेज। आई एम वेरी श्योर कि नाम आपने नहीं सुना होगा। ये चेन्नई में बनाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे नेशनल कॉलेज बनाए गए। इवन बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लगभग इसी पीरियड में बनाई गई थी, हाँ, मदन मोहन मालवीय जी ने। और तो और कुछ लेटर स्टेजेस में कलकत्ता के साथ बनारस में विद्यापीठ भी बनाई गई। हाँ, गुजरात विद्यापीठ भी और लेटर स्टेजेस में बनाई गई। मतलब हमारा अब एक मन बन गया, हमने इंडियंस ने डिसाइड कर लिया कि अब हम इंडिया के बनाए सिस्टम्स को फॉलो करेंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉलो करेंगे। जो इंडियंस रूल कर रहे हैं जिस एजुकेशन सिस्टम को, उस सिस्टम में हम पढ़ेंगे, विदेशियों के पास नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि वहां सिर्फ क्या कर रहे थे, हमें सिर्फ अंग्रेजों का बाबू, क्लर्क बनाने की पढ़ाई कराई जाती थी, बस उनका फॉलोअर बने रहो। और क्या शुरू किया असर्टिव नेशनलिस्ट ने? पैसिव रेजिस्टेंस, एक्टिव नहीं, पैसिव रेजिस्टेंस। हम विरोध करेंगे पर कोई हथियार नहीं उठाएंगे, वायलेंट मेथड नहीं है। और हम अपना हक की चीज मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। हम अपने हक के लिए भीख नहीं मांगेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपना हक कहेंगे। मैंने कहा था साडा हक है तेरक, ये कहेंगे। अब ये तरीका, मतलब अब सिर्फ प्रेयर प्लीडिंग से बात नहीं चलेगी। अब ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगा देंगे। हाँ, अब तुम्हारे खिलाफ बैठने वाले नहीं हैं, अब तुम्हारे खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग एग्रेसिव तरीके से प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जेलों में चले जाएंगे। ये मेथड है पैसिव रेजिस्टेंस। हाँ, लड़ाई नहीं करेंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं, हथियार नहीं चलाएंगे, ये नहीं करना है। ये काम तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट करेंगे। हाँ, मैंने कहा था ये सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, कैम्ब्रिज वर्जन, ये ब्रिटिश कितने खराब, कितने गंदे हैं, इसका एक और एग्जांपल है। ये कैम्ब्रिज कौन है? ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज एक शहर का नाम है। तो उनका क्या रीजन था, उनकी क्या सोच थी कि पार्टीशन के बारे में, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, देखिए क्या चालाकी वाला रीजन देंगे। जो कैम्ब्रिज स्कूल है हिस्टोरियंस का, जिसमें मैंने बताया बड़े बड़े महान हिस्टोरियंस हैं, इनका कहना था कि जो पार्टीशन हुआ है उसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ एलाइट क्लास के लोग हैं। ये एलिटिस्ट कौन होते हैं? पीपल बिलोंगिंग टू एलाइट। एलाइट मतलब होता है रिच एंड पावरफुल, मतलब कुछ पर्टिकुलर
रिच और पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल ही सिर्फ पार्टीशन का विरोध कर रहे हैं, पूरे बंगालीज विरोध नहीं कर रहे हैं। कितने झूठे हैं। अभी मैं आपको प्रोटेस्ट मूवमेंट के बारे में, एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। 5 फेज में ये मूवमेंट होगा, देखिएगा। और आप देखेंगे कि एक घर घर से औरतें, बच्चे, आदमी, फार्मर्स, टीचर्स, लॉयर्स, सब कुछ, हर कोई विरोध कर रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? झूठे कह रहे हैं कि सिर्फ एलाइटिस्ट लोगों ने ही विरोध किया, आम जनता ने विरोध नहीं किया। ये है कैम्ब्रिज वर्जन। हम एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, पर थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। उन्होंने एक रीजन दिया कि सिर्फ मिडिल क्लास इसलिए विरोध कर रहे थे, खास करके क्लर्क इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था कि इनकी नौकरियां चली जाएंगी। हाँ भाई, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाएगा तो नौकरियां ईस्ट बंगाल में शिफ्ट हो जाएंगी, इसीलिए विरोध कर रहे थे। जमींदार, जो हिंदू जमींदार थे, वो क्यों विरोध कर रहे थे? उनको लगा कि अब हमारे जो एस्टेट्स हैं, अर्थात हमारे पास जो बड़ी बड़ी जो जायदाद है, उनके लिए मुझे एजेंट्स रखना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट बंगाल में अलग और वेस्ट बंगाल में अलग एजेंट्स होंगे, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। इसीलिए ये जमींदार विरोध कर रहे थे। और तो और लॉयर्स विरोध क्यों कर रहे थे? लॉयर्स को लगा कि अब जो हाई कोर्ट है वो ईस्ट बंगाल में सेटअप हो जाएगी, तो सारे केसेस वहां शिफ्ट हो जाएंगे, इनके भी बिजनेसेस का लॉस होगा, तो इसीलिए ये लॉयर्स विरोध कर रहे हैं। इवन जो कलकत्ता के न्यूज़पेपर वाले थे, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? उनको लगा कि अब हमारे कस्टमर्स चले जाएंगे, हमारे कस्टमर्स अब जो ईस्ट बंगाल के हैं वो हमसे न्यूज़पेपर नहीं खरीदेंगे। तो सबका रीजन पार्टीशन के खिलाफ अलग अलग उन्होंने बहाने दे दिए। ये था कैम्ब्रिज की सोच, अर्थात अंग्रेजों के हिस्टोरियंस की सोच है कि पार्टीशन सिर्फ ये लोग विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, एब्सोल्युटली गलत इन्होंने कहा। हमें सिर्फ बरगलाने के लिए, हिस्ट्री को गलत साबित करने के लिए हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे थे। हमारे यहां तो जन जन, बच्चा बच्चा, औरत, आदमी, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, सब ने विरोध किया। आइए, हमारे देश के जो रैशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इस थ्योरी को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। कैसे? पहला पॉइंट, क्या उन्होंने रीजन दिया? हम लोग ने, हमारे हिस्टोरियंस ने, कि लॉर्ड कर्जन और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने पार्टीशन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए नहीं किया है। उन्होंने तो बहाना ही दिया था ना, बल्कि ऑब्जेक्ट था टू क्रश द यूनिटी ऑफ बंगाल पॉलिटिशियंस। हमारे जो बंगाली पॉलिटिशियंस थे वो सारे एकजुट थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या इवन कोई और धर्मों के हो, और उनके बीच में लड़ाई लड़ाने का तरीका था पार्टीशन ऑफ बंगाल। और क्या चाहते थे? बंगाली जो कि 16 मिलियन थे, वो कहां कर दिए गए? वेस्टर्न हिस्सों में। इससे वो बंगाली खुद ही क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी हो जाएंगे। और हिंदी बोलने वाले लोग जो कि बिहार में और उड़िया में रहते हैं, या उड़ीसा बोले वाले लोग हैं, उनको मेजॉरिटी कर दिया जाएगा। इससे क्या हुआ? बंगाल में ही रहने वाले बंगालियों को माइनॉरिटी बना दिया जाएगा। देखा, बंगाली इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ऐसा ब्रिटिशर्स ने किया। ये हमारे हिस्टोरियंस बताते हैं। और जो ब्यूरोक्रेट्स थे, ब्रिटिश लीडर्स थे, उनको लगा कि पार्टीशन कुछ दिन के लिए विरोध करेंगे, कुछ ही दिन में ये जो पार्टीशन का विरोध है खत्म हो जाएगा। पर ये उनकी भूल थी। पार्टीशन का विरोध हम 1905 से शुरू करेंगे, और जब तक पार्टीशन वापस नहीं हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, 1911 में ब्रिटिश ने पार्टीशन का ये जो कानून था, इसे वापस ले लिया गया। द डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल वॉज एन्यूल्ड इन 1911। तो तब तक सोचिए हमारे बंगाल के लोगों के बारे में कि कितना कड़ा संघर्ष किया होगा। 6 साल तक, लगभग 7 साल तक आंदोलन चलता रहा। जबरदस्त आंदोलन था ये एंटी पार्टीशन। तो उनकी ये गलत सोच थी कि बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ये विरोध खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं। और लॉर्ड कर्जन ने तो चालाकी चली, मुस्लिम कम्युनिटी का यूज किया। वो तो खुद ढाका गए, मुसलमानों को बताया कि तुम्हारी जो खोई हुई शान है उसको हम वापस दिलाना चाहते हैं। देखिए, लड़ा रहे ना मुसलमानों को। और क्या कहा उन्होंने? एंटी ब्रिटिश नेशनलिज्म, अर्थात ब्रिटिश के खिलाफ कोई मुसलमान न जाए, उनको अपने पक्ष में कर लिया। और उनमें से कुछ एग्जाम्पल देता हूं। लॉर्ड कर्जन तो इवन नवाब ऑफ ढाका के पास पहुंचे। ढाका मैंने बताया मुस्लिम हेड है ना, ईस्ट बंगाल का हेड है। यहां पर नवाब के पास गए और इनको कहा कि आप हमारे पार्टीशन की स्कीम को सपोर्ट करिए और हम आपको 14 लाख रुपए देंगे। सोचिए, 14 लाख उस जमाने में आई थिंक मल्टी करोड़ के बराबर होगा। हाँ,
शायद मुझे लगता है 1400 करोड़ के बराबर होगा। सोचिए 14 लाख रुपए देंगे ताकि आप अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरा कर सके। जस्ट इमेजिन, ब्रिटिशर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रूव देमसेल्व्स राइट। देखा, नीच हरकत करने में वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये लॉर्ड कर्जन ने साबित कर दिया। और आइडियलिज्म अर्थात देश को सर्वोच्च मानना हैड इट्स ग्रेट प्लेस इन द प्रोटेस्ट। हमारे इंडियंस में आइडियलिज्म बहुत ज्यादा है, अर्थात जो भी करते हैं वो नेक नियत के साथ करते हैं, सच्ची ईमानदारी के साथ करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं किस तरीके से हमारे देश में एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला, स्वदेशी मूवमेंट चला। और भारत में इस मूवमेंट का, भारत में इस मूवमेंट के 5 फेजेस हैं। तो बंगाल को पार्टीशन करने के लिए 16 अक्टूबर 1905, डेट याद कर लीजिए, 16 अक्टूबर 1905 को यह कानून इंप्लीमेंट हुआ। बन तो पहले ही गया था, है ना, पर इंप्लीमेंट हुआ 16 अक्टूबर को। और 41.2 बंगाली स्पीकिंग पीपल्स को ब्रेक करने की कोशिश की गई। 5 फेजेस में होगा मूवमेंट। चलिए पहला फेज देखते हैं। जिस दिन 16 अक्टूबर होगी उस दिन को डे ऑफ हड़ताल घोषित कर दिया जाएगा, डे ऑफ मॉर्निंग घोषित कर दिया। मॉर्निंग मतलब है क्राइम, रोना। लोग जो हर जाति के थे वो पैदल चले और गंगा तक गए। वहां उन्होंने गंगा में बाथ किया, नहाया और लोगों ने गाने गाया। क्या गाना गाया? बंगलार माटी बंगलार जल। ये नाम गाना नहीं सुना होगा आपने। ये गीत बंगाली गीत है जिसमें कहा गया है कि बंगाल की मट्टी हमारी है और बंगाल का जल अर्थात यह धरती, यह भारत, यह भूमि हम सब की, बंगालियों की भूमि है। देखिए यह गाना किसने लिखा था? परम आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जी हां, यह गीत लोगों ने गाया, लोगों ने यह गीत गाया और पीपल्स ने रक्षाबंधन ऑब्जर्व किया। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के प्रेम को दिखाने के लिए राखियां तक बांधी ताकि ब्रदरहुड दिखा सकें, एक दूसरे धर्मों पे विश्वास दिखा सकें। अर्थात अंग्रेजों को गलत साबित कर दिया उन्होंने। और क्या हुआ? सेकंड फेज में क्या हुआ? बहुत बड़ा है मूवमेंट, याद रखिएगा। सेकंड फेज में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लोगों को मंत्र दिया, नया नारा दिया, आत्मशक्ति या सेल्फ हेल्प। कहा कि मूवमेंट आगे बढ़ाते रहो। पर मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा, आंदोलन कैसे जारी रहेगा स्वदेशी वाला, एंटी पार्टीशन वाला? जब हम स्वयं जागृत होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी, अश्विन कुमार दत्ता जी और बड़े लीडर्स ने वहां आत्मशक्ति और सेल्फ हेल्प का मिशन शुरू किया। बोला पूरे बंगालियों को एकजुट होना पड़ेगा, अपने अंदर की ये विरोध की शक्ति को जगाना पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इवन सबको रिक्वेस्ट किया कि हम लोग लड़ेंगे पर कंस्ट्रक्टिव तरीके से लड़ेंगे, कोई भी हथियार नहीं उठाएगा, कोई भी वॉयलेंट मेथड नहीं लगाएगा। किसी को मारना काटना नहीं है, जो भी विरोध करना है वो पीसफुल और कानूनी तरीके से करना है। उन्होंने अपील किया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी वॉयलेंट मेथड नहीं लगाएंगे। इसीलिए चाहिए ना आत्मशक्ति। देखिए अपने को कंट्रोल करने के लिए आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे अंग्रेजों की मार, अंग्रेजों के द्वारा जुल्म जो हमारे पर हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे। यही है आत्मशक्ति, अपने ऊपर कंट्रोल कर पाना। यस, मैं विरोध भी करूंगा और हथियार भी नहीं उठाऊंगा। सोचिए, गुस्सा तो बहुत आ रहा है अंग्रेजों पे, ठीक है ना। तो पीपल जो समय पोएट्स थे उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, जैसे वर्नाकुलर एजुकेशन शुरू किया, हम पढ़ाएंगे लोगों को तो अपनी भाषा में पढ़ाएंगे। सोशल रिफॉर्म, समाज में जो खराबियां थी उसको दूर किया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, स्वदेशी समाज पर बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए। उनमें सबसे बड़े लीडर थे सतीश चंद्र मुखर्जी। ध्यान दीजिएगा, सतीश चंद्र मुखर्जी ने एक सोसाइटी बनाई, नाम था द डॉन सोसाइटी। क्या करेगी डॉन सोसाइटी? ये डॉन सोसाइटी नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देगी। यही चाहती है देश में हमारे भारतीय सिस्टम से पढ़ाई करी जाए, न कि ब्रिटिश सिस्टम से। हम ब्रिटिशर्स के पास नहीं पढ़ेंगे, हम अपने इंडियन स्कूल्स, इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। इसकी सोच लाने वाले व्यक्ति हैं सतीश चंद्र मुखर्जी। और तो और अश्विन काम दत्त, ध्यान दीजिएगा, अश्विन काम दत्त ने इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर के एक कॉलेज खोला, नाम था ब्रिज मोहन कॉलेज। ये बरिसाल में है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिज मोहन कॉलेज खोला क्योंकि वो चाहते थे देश में अपने तरीके की इंडियन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई कराई जाए।
न कि अंग्रेजों की ब्रिटिश भाषा पढ़ाई जाए। तो ये कॉलेज शुरुआत हो गई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सतीश चंद्र मुखर्जी। और क्या हुआ, कुछ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी आगे आए, जैसे सर पीसी रॉय आगे आए, डॉक्टर नील रतन सरकार आगे आए। इन्होंने भारतीय कंपनियां खोली ताकि स्वदेशी हो सके, अर्थात इंडियंस के लिए फैक्ट्रियां लगाई, मशीनरी लगाया और भारत में ही अपने ट्रेडिंग का कारोबार शुरू किया ताकि इंडियंस को रोजगार दे सके और इंडियंस इनसे गुड्स खरीदे, इंडियन कंपनियों से सामान खरीदे। ये दो बड़े बिजनेसमैन बने, पीसी रॉय और नील रतन सरकार। 2 फेज खत्म, मैंने कहा था 5 फेज है, 3rd फेज आ रहे हैं। 3rd फेज में एंटी पार्टीशन मूवमेंट एक पैसिव रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। इस समय बायकॉट और स्वदेशी एक साथ चलने लगा और उनमें सबसे बड़े लीडरों में से थे बिपिन चंद्र पाल। हां, लाल बाल पाल वाले, तीसरे नंबर पाल। तो ये बिपिन चंद्र पाल जी ने पेपर लिखना शुरू किया था, उस समय नाम था न्यू इंडिया। इसमें उन्होंने विरोध किया था किसका, मॉडरेट्स का, क्योंकि मॉडरेट्स के मेथड्स बहुत पीसफुल हुआ करते थे, प्रेयर प्लीडिंग वाले हुआ करते थे। इन्होंने कहा नहीं, अब पैसिव रेजिस्टेंस का जमाना है, नेशनल एजुकेशन का जमाना है और बायकॉट करने का जमाना है। सिर्फ बोलने से, रिक्वेस्ट करने से, लेटरबाजी करने से अंग्रेज मानने वाले नहीं है। अंग्रेजों को मनाना होगा तो थोड़ा सा धमाका करना पड़ेगा, स्वदेशी लानी पड़ेगी, उनके कपड़ों की होली उनके सामने जलानी पड़ेगी। जब उनके लिकर शॉप्स का पिकेटिंग होगा तब अंग्रेजों को समझ में आएगा कि हम इंडियंस उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो यह तरीका था बिपिन चंद्र पाल जी का। आइए, एक व्यक्ति जिसके बारे में आपको मैं चित्र भी दिखाना चाहता हूं, इनको आपने नहीं देखा होगा, हिस्ट्री में शायद ही इनका फोटो देखा होगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये कोई आम आदमी नहीं है। इनका नाम है कृष्ण कुमार मित्रा। कृष्ण कुमार मित्रा जी किस लिए जाने जाते हैं, ये एडिटर थे संजीवनी नाम के एक पेपर के। हां, संजीवनी जो पेपर था उसमें पहली बार फर्स्ट टाइम सजेस्टेड द आइडिया ऑफ बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश गुड्स की होली जलाना, अंग्रेजों को छक्के छुड़ा देने के लिए। यस, ये पहली बार इस पेपर में लिखने वाले, हिम्मत करने वाले, ये एडिटर का नाम है कृष्ण कुमार मित्रा। तो इसी से इंडियंस में एक जोश आ गया। इस पेपर में पहली बार ऐसा लिखा था कि हम क्यों ना ऐसा करें कि अंग्रेजों का विरोध करना चाहते हैं तो पहले अंग्रेजों के सामानों का विरोध करें, पहले उनके गुड्स का बायकॉट करें, उनके स्कूल्स कॉलेजेस का बायकॉट करें। वो सारे स्कूल कॉलेजेस जहां पर इंडियंस पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए स्कूल कॉलेज चल भी रहे हैं क्योंकि हम इंडियंस पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जाएंगे ही नहीं पढ़ने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, हमारे टीचर्स नहीं जाएंगे, वहां पर अपने आप स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे। देखा कितनी बड़ी सोच लेने वाले हैं ये। तो अंग्रेजों का विरोध करना है तो बायकॉट करो, ये पहली आइडिया देने वाले व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार मित्रा जी। और तो और बायकॉट मूवमेंट का प्रपोजल लाया गया, सच में सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में नहीं, लॉ कोर्ट्स में भी, हर जगह बायकॉट का एक प्रपोजल लाया गया और टाउन हॉल कलकत्ता में यह प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया गया। एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई टाउन हॉल में और वहां इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑल क्रेडिट गोज टू कृष्ण कुमार मित्रा जी। तो इससे बायकॉट क्या हो गया, एक बहुत ही पॉपुलर और मास मूवमेंट बन गया, क्योंकि हर व्यक्ति ने ये तरीका समझ लिया कि अंग्रेजों को हराना है तो पहले उनका विरोध करना शुरू करो, उनका बायकॉट करना शुरू करो। 4th फेज, मैंने कहा था 5 फेज है। 4th फेज में स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि बायकॉट में ये एक्सेप्ट हो गया कि हम सब लोग मिलकर के क्या करेंगे। इस बायकॉट को क्या कर दिया, प्रपोजल के रूप में सबने एक्सेप्ट कर दिया, पूरे बंगाल ने, कि अब हम बायकॉट करेंगे। तब हमारे स्टूडेंट्स जिंदाबाद, स्टूडेंट्स ने लीड लेना शुरू कर दिया। उन्होंने फॉरेन शॉप्स को, जो फॉरेन गुड्स बेचते थे, उसकी पिकटिंग करनी शुरू कर दी। पिकटिंग का मतलब क्या होता है कि फॉरेन गुड्स की बेचने वाली शॉप्स के बाहर हम बैठे रहेंगे, थोड़ा दूर बैठे रहेंगे, देखेंगे कि कौन इंडियंस जा रहा है इस फॉरेन गुड्स को, विदेशी सामानों को खरीद रहा है। तो जो जो इंडियंस खरीदने जाएंगे उनका हम विरोध करेंगे, उनसे अपने रिलेशंस खत्म कर लेंगे। इससे क्या होगा, वो इंडियंस भी नहीं जाना चाहेंगे, नतीजा फॉरेन गुड्स की शॉप्स अपने आप ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे इंडियंस उनसे खरीदेंगे ही नहीं। तो विदेशी दुकानें, विदेशी सामान बेचने वाले अपने आप शटर अपना बंद कर देंगे। समझ गए ना, ये था पिकेटिंग। कौन करने वाला था, स्टूडेंट्स करने वाले थे, जो भी फॉरेन गुड्स बेचने वाले थे। पर अंग्रेज क्या बैठने वाले हैं, अंग्रेज इतनी आसानी से बैठने वाले हैं, उनकी दुकानों को कोई बंद कराएगा? अरे बाप रे, अंग्रेजों ने तो वो अत्याचार किया, स्कूल्स कॉलेजेस को बंद करना शुरू कर दिया। जो स्कूल्स स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे उनके खिलाफ
डिसिप्लिनरी एक्शन, उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन, उनको स्कूल से रेस्टिगेट करना, सस्पेंड करना, हाँ ये सब शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। और तो और जो स्टूडेंट्स इस तरह के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन पे फाइन लगाया गया, कॉलेज से, स्कूल से उनका नाम एक्सपेल्ड कर दिया गया, कई बार तो उनको लाठियों से तक मारा गया। देखा, इवन बच्चों को, स्टूडेंट्स तक को लाठियां पड़ी। और धन्य है हमारे वो बच्चे जिन्होंने क्या किया, हाँ आजाद जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे बच्चे इसी समय पैदा हुए जिन्होंने वो लाठियां भी खाई और क्या किया, डरे नहीं अंग्रेजों से। गवर्नमेंट ने वो ग्रांट्स जो देते थे कॉलेजेस को चलाने के लिए, वो देना भी बंद कर दिया। वो कॉलेजेस को देना बंद कर दिया जिस कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या करते थे, स्वदेशी मूवमेंट में, बायकॉट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कई तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, इस मूवमेंट को कंट्रोल करने का शुरू किया। इवन लॉयर्स ने बायकॉट कर दिया कोर्ट्स को, कहा हम ब्रिटिश कोर्ट्स को नहीं जाएंगे, इंग्लिश लॉ को नहीं फॉलो करेंगे। टीचर्स, डॉक्टर्स, हाँ ऑफिसर, सब ने ब्रिटिश के लिए काम करना मना कर दिया। और तो और श्री अरबिंदो घोष जी, आप इनके दर्शन कर पा रहे होंगे, हाँ परम आदरणीय अरबिंदो घोष जी, इनको भी देख लीजिए बहुत अच्छे से। अरे ये आम आदमी नहीं है भाई, ये प्रिंसिपल है, हाँ ये स्वयं प्रिंसिपल है। इन्होंने अपनी प्रिंसिपल की पोस्ट रिजाइन कर दी। कहां थे प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ बड़ौदा कॉलेज, सोचिए बड़ौदा में, वहां से रिजाइन करके अपनी पकी पकाई बनी बनाई अंग्रेजों की नौकरी छोड़ करके वापस आ गए बंगाल। क्या किया? बंगाल में जो हमारे इंडियंस द्वारा खोला गया नेशनल कॉलेज था, ये हमारे इंडियंस द्वारा खोला गया कॉलेज था, हाँ नेशनल एजुकेशन के तहत, इसको ज्वाइन कर लिया एज अ प्रिंसिपल। और सिर्फ ज्वाइन नहीं कर लिया बल्कि देश प्रेम की आग लोगों में लगाई। ये और इसके भाई वीरेंद्र घोष जी मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ कई मेथड्स, कई तरीकों से हमारे देशवासियों को, स्टूडेंट्स को, सबको जागृत किया, इसीलिए बहुत पॉपुलर है। और तो और उस समय के बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ध्यान से सुनिएगा नाम, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया गया, जिसका आजकल नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। हाँ पॉपुलर नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो वो सारे इंस्टीट्यूट्स जो नेशनल एजुकेशन के तहत हम इंडियंस ने खोले, आज भी काम कर रहे हैं। हाँ जैसे वाराणसी की बात करोगे तो बीएचयू आज भी नंबर 1 है देश का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इवन काशी विद्यापीठ। इस तरह से हर स्टेट्स में, हर प्लेसेस में बनाए गए। और 4th स्टेज में क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोली गई, जैसे कलकत्ता पॉटरीज, जहां पर पॉटरी बनाई जाने लगी, बंगाल केमिकल्स, बंगा लक्ष्मी कॉटन मिल्स, मोहिनी मिल्स, नेशनल टेनरी, ये सब कौन है? ये सब इंडियन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं जो उस समय बनाई गई, ताकि इंडियन गुड्स, स्वदेशी गुड्स भारतीयों को यहां से मिल सके। अब हम विदेशियों से सामान नहीं खरीदेंगे, अपनी भारत की बनी कंपनियों से सामान खरीदेंगे। और तो और साबुन बनाने वाली, मैच बॉक्स बनाने वाली, तंबाकू बनाने वाली, तेल बनाने वाली, स्वदेशी बैंक, स्वदेशी इंश्योरेंस कंपनी, इन सब को खोला। किसने खोला? स्वदेशी मूवमेंट के तहत इंडियंस ने खोला, और इंडियंस ही इसमें काम करते थे, इसीलिए हम लोग ने इन सबको एक्सेप्ट कर लिया। ये सब इंडस्ट्रीज सुपर सक्सेस हो गई उसी समय पे, क्योंकि देश में आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, और हम भारतीयों में एक अलग आग लगी हुई थी अंग्रेजों को हराने की, और इसीलिए हम सब एकजुट हो गए इन सबको सफल बनाने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी एनकरेज किया, बहुत सारे स्वदेशी स्टोर्स खोले ताकि इंडियंस को इंडियन गुड्स इनसे मिल सके, इसीलिए ब्रिटिश के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। यह था स्वदेशी करने का तरीका। आइए 5th एंड लास्ट फेज करेंगे। 5th फेज में क्या होगा? 5वां फेज है, बहुत शॉर्ट फेज है। इस समय एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो होगा वो रेवोल्यूशनरी स्टेज पे चला जाएगा। अब लगेगा कि बगावत बहुत हो गई, विरोध बहुत हो गया, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत टॉर्चर कर रहे हैं अंग्रेज, इंडियंस को बहुत मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं। होता ना अंदर से एक जैसे कहते तड़प आ गई थी कि अब कब तक हथियार नहीं उठाएंगे। अब बारी आ गई थी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ अंग्रेजों को धमकाना पड़ेगा। तो अरबिंदो घोष जी और उनके ब्रदर वीरेंद्र घोष जी दोनों ने मिलकर के प्लानिंग की ब्रिटिशर्स पे अटैक करने की, उन ब्रिटिशर्स को मारने की, इवन बम भी मार दिया गया। ऐसा हुआ, हमने लॉर्ड हार्डिंज नाम के उस समय वॉइसरॉय थे, उन पर भी बम चला दिया। जानते हैं लॉर्ड हार्डिंज जो उस समय वॉइसरॉय थे वो घायल हो गए, और उनका जो महावत था, जो हाथी चलाता था, वो तो मर भी गया। तो अब इंडियंस ने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, समझाना बुझाना एंटी पार्टीशन में, स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन सब कर लिया, पैसिव रेजिस्टेंस कर लिया, अब आखिरी है,
एक्टिव रेजिस्टेंस, रेवोल्यूशनरी। ये 5th स्टेज में आया, ठीक है। अब इसमें हम लोग मर्डर करेंगे, मारेंगे, उन लीडर्स को मारेंगे, सिर्फ अंग्रेजों को मारेंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा दमन कर दिया है, अत्याचार कर दिया है। अब बर्दाश्त नहीं होता है। आइए पूरे स्वदेशी मूवमेंट को एक बार एसेस करते हैं, फटाफट जल्दी समझते हैं क्या क्या हुआ। तो स्वदेशी मूवमेंट में अंग्रेजों ने इंडियंस के पर लाठीचार्ज की, इंडियंस को जेल में बंद कर दिया गया, जो पिकेटिंग करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, यहां तक कि अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलना भी डिसअलाउ कर दिया। अगर कोई वंदे मातरम बोलेगा भी तो उसको जेल हो जाएगी। वैसे वंदे मातरम, वंदे और मातरम ये 2 शब्द हैं। ये दोनों शब्द का मतलब है आई सैल्यूट माय मदरलैंड। मैं अपने मां को, अपनी इस धरती मां को क्या करता हूं, आदर सैल्यूट करता हूं। ये है वंदे मातरम। तो अंग्रेजों को चिढ़ क्यों थी? क्योंकि ये जो वंदे मातरम है ये गीत है। ये गीत पहली बार लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में, एक प्ले में, नाम था आनंद मठ। आनंद मठ नाम की एक प्ले में, हाँ ये प्ले है, एक नाटक है जिसको बंकिम चंद्र ने लिखा था। इसमें पहली बार ये आया था वंदे मातरम, और यहीं से ये शब्द लिया गया। इवन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया। पहली बार 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीड मीटिंग में पहली बार वहां पे इन्होंने ये नारा दिया, वंदे मातरम। हाँ, और वहां से ये गीत, ये नारा नेशनल सॉन्ग। हाँ, आज आपको पता होना चाहिए हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। तो ये सॉन्ग अंग्रेजों को, ये गीत, ये आवाज वंदे मातरम ही अंग्रेजों को ने बैन कर दी। और क्या हुआ, लोगों को जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में थे और उन्होंने किसी भी तरीके से स्वदेशी में पार्टिसिपेट किया था, उनकी नौकरी अंग्रेजों ने ले ली। तो अंग्रेजों ने दमन करना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस में भी बंटवारा हो जाएगा। 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाएंगे, क्योंकि मॉडरेट्स अपने पीसफुल मेथड के लिए जाने जाते हैं और एक्सट्रीमिस्ट मतलब असर्टिव नेशनलिस्ट, वो चाहते थे कि अब हम एक्टिव रेजिस्टेंस करें। अब हम अंग्रेजों का विरोध तो करेंगे पर स्वदेशी, बायकॉट, मास मूवमेंट लाके करेंगे। इस तरह से कांग्रेस में बंटवारा हो जाएगा। सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। और तो और लीडरशिप कुछ समय के लिए एकदम खाली हो जाएगी। कैसे? 1907 से लेके 8 के बीच में सारे बड़े लीडर्स या तो अरेस्ट कर लिए जाएंगे या जेल में बंद हो जाएंगे। एक तरह से पूरी कांग्रेस लीडरलेस हो जाएगी इन लगभग 2-3 सालों तक। और तो और ये जो मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, ये मिडिल क्लास का मूवमेंट बन गया। आम जनता इसमें जुड़ गई, बट फार्मर्स, पीजेंट्स नहीं जुड़ पाए, अर्थात लोअर क्लास के लोग इसमें कम जुड़ पाए। और तो और ये मूवमेंट धीरे धीरे कम क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये मास मूवमेंट तो था, बट इसमें टेररिज्म आने लगा। हाँ, ये जो नए लोग आने लगे 5th फेज में, जिनका मकसद था कि अब अंग्रेजों को क्या करेंगे, मार करके वायलेंट तरीके से विरोध करेंगे। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने कई अंग्रेजों पर अटैक भी किया, अंग्रेजों को मारा भी। इससे आम जनता फिर इससे मूवमेंट से अवे हो गई। धीरे धीरे स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट सबसाइड हो गया, क्योंकि रेवोल्यूशनरी में इंडियंस बिलीव नहीं करते थे। हम भारतवासियों अहिंसावादी हैं, तो इसीलिए ये मूवमेंट धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों से थोड़ा कट गया। तो अब अगला जो टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये टॉपिक हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट 1 का वीडियो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को बहुत डिटेल में समझ रहे थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और प्लीज प्लीज प्लीज, ये नया चैनल है, आपके रिक्वेस्ट में बनाया गया चैनल है। और मेरे प्यारे रॉक स्टार्स, मैं आपके लिए सारे नोट्स को एक नए टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें नाम होगा रॉक स्टार ह्यूमैनिटीज, आपके लिए बना रहा हूं। रॉक स्टार आर्ट्स भी कह सकते हैं। और आपके रिक्वेस्ट में क्योंकि बना रहा हूं, अगर आपका प्यार नहीं मिला तो शायद मैं आगे और नहीं बना पाऊंगा। सो हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट जिन्होंने भी ह्यूमैनिटीज लिया है और आईएससी में है, यस रखिएगा, एक्सक्लूसिव चैनल है आईएससी के लिए, और आपके ही प्यार पे बनाया जा रहा है। और ढेर सारे कंटेंट बनाऊंगा, सारे मेजर सब्जेक्ट्स कवर करूंगा, पर चाहिए मुझे आपका प्यार, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ढेर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट्स के ढेर सारे प्यार भरे रिक्वेस्ट के बाद। बाय फ्रॉम नाउ।